Good morning, student. This lecture is for BCom fifth sem student. Subject is financial accounting. In last lecture, we have discussed the problems of amalgamation and theoretical part of amalgamation and also as absorption. So, what happened in absorption? We'll see here a problem of absorption, but I will just refresh you to the absorption. What happened in absorption? Absorption में क्या होता है? Absorption में ये होता है कि एक बड़ी कंपनी जो है वो एक छोटी कंपनी को एब्जॉर्ब करती है. अमलगमेशन में क्या होता था कि दो बड़ी कंपनियां एक ही लेवल की जो है वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए अमलगमेट होती है और नई कंपनी फॉर्म होती है. यहाँ पर वैसा नहीं होता. यहाँ पर एक बड़ी कंपनी जो है वो बड़ी कंपनी छोटे कंपनी को एब्सॉर्ब कर लेती है. तो प्रॉब्लम में वर्डिंग ये तो एब्सॉर्प्शन रह सकता है या फिर एक्वायर्ड रह सकता है. यानी वर्डिंग जिस प्रकार है उस प्रकार अपने ध्यान में आता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो अमलगमेशन का है या एब्सॉर्प्शन का है. जर्नल एंट्री लगभग वैसी है, प्रोसीजर लगभग वैसी है, लेकिन यहाँ पर कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं हो रही है. तो पेज नंबर जो है वो 94 आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें जो पीडीएफ आपको मिला हुआ है उसमें से प्रॉब्लम आपको देखना है. थोड़ा एक मैं बता देता हूँ, आप तो प्रॉब्लम उसमें से देख लेंगे लेकिन थोड़ा वर्डिंग में बता देता हूँ. जो ये प्रॉब्लम देख रहे हैं अपन एब्सॉर्प्शन का, नागपुर कंपनी लिमिटेड एग्रीड टू एक्वायर द बिजनेस ऑफ ग्रीन लिमिटेड on 31st March 1985. The summarized balance sheet of Green Company Limited on that date is as follows. नागपुर कंपनी ग्रीन कंपनी को जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है और ग्रीन कंपनी की बैलेंस शीट अपने को दी हुई है और बैलेंस शीट दी हुई है और नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. लास्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द कंपनीज. दोनों इसमें जो है जर्नल एंट्रीज करना है इन द बुक्स ऑफ जो है वो ग्रीन कंपनी एंड इन द बुक्स ऑफ जो है नागपुर कंपनी. यहाँ पर जो है वो ग्रीन कंपनी लिमिटेड जो है वो वेंडर कंपनी है और नागपुर कंपनी लिमिटेड जो है वो परचेसिंग कंपनी है. जर्नल एंट्रीज उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अमलगमेशन में थी, लगभग सीक्वेंस भी वही रहेगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ है द कंसिडरेशन पेएबल बाय नागपुर कंपनी इज एज फॉलोज और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं. इसलिए हम शुरुआत करेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन. सबसे पहले आपको इसका परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है जैसा कि हम अमलगमेशन में कैलकुलेट करते थे. इसलिए क्या लिखेंगे अपन, असेट टेकन ओवर. जो भी असेट टेक ओवर की है इसमें दिया है नीचे when computing the agreed consideration the director of the company limited valued land and building and plant is 12 lakh. land and building बैलेंस शीट में क्या है वो नहीं देखना है. land and building कितने में लिया है, 12 लाख में लिया है. the stock in trade valued as 1,40,000. stock in trade 1,40,000. उसके बाद में जो है debtors at their face value are subject to 5% टू कवर द डाउटफुल डेट्स. डेटर जो है यहाँ पर पूरे लेंगे जैसे कि वैसे ही. इधर इसकी सेकंड एंट्री जो है वो लायबिलिटीज में आएंगी. डेटर्स 36,000 और अब क्या बचा है इसमें से बचा है कैश. कैश एज इट इज 56,000. तो ये हो गई असेट टेकन ओवर. गुडविल के बारे में फिलहाल कुछ नहीं बताया है. ये हो गए असेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर. अब यहां पर ध्यान में रखना है क्या बोला है कि डेटर्स एट देयर फेस वैल्यू सब्जेक्ट टू एन अलाउड 5% टू कवर द डाउटफुल डेट्स. इसलिए रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स या 5% ऑन डेटर्स कितने हैं 36,000. तो उस पर 5% 1,800. लाइबिलिटीज लेते वक्त ओनली एक्सटर्नल लाइबिलिटीज लेना है. एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में यहाँ पे सिर्फ दो चीजें हैं, पहली क्रेडिटर्स और दूसरी डिवेंचर.
डिबेंचर को ऑलरेडी पेड, नए डिबेंचर इश्यू किए गए हैं, इसलिए फिर से यहाँ पर डिबेंचर आएंगे नहीं, सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने हैं, 20,000। दोनों की टोटल आउटर कॉलम में 21,800, इसमें से ये माइनस किए, बचते 14,12,200। इसको क्या नाम देना है, नेट असेट टेकन ओवर। क्या नाम देना है इसको, नेट असेट टेकन ओवर। इसी प्रकार का कैलकुलेशन हम जो है वो अमल कमीशन में भी करते थे कि नेट असेट टेकन ओवर ले लिए माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर, जैसे कंडीशन है वो पढ़ के वैसा ही ले लिए। क्या बचा है यहाँ, जिसको नाम देना है नेट असेट टेकन ओवर, इतनी असेट टेक ओवर हो रही है। अब यहाँ पर इसके नीचे कैलकुलेट करना है मोड ऑफ पेमेंट। अमल कमीशन में भी हम मोड ऑफ पेमेंट कैलकुलेट करते थे। नंबर 1 जैसा लिखा है, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए वैसा ही हम लिखेंगे। नंबर 1 में लिखा है अ कैश पेमेंट इक्विवेलेंट टू ₹2.50 फॉर एवरी शेयर्स इन 10 इन ग्रीन लिमिटेड। क्या देना है, कैश पेमेंट। टोटल कितने शेयर्स है, अब यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, 6 लाख जो है वो शेयर कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, यानी कितने शेयर्स इशू किए होंगे, 60,000। ये हमको ध्यान में रखना है। इसलिए कैश पेमेंट कैसे बोला है, जैसे कंडीशन लिखी है उसी प्रकार से अपने को करना है। कैश पेमेंट देना है, एक शेयर का कितना, 2.50, कितने शेयर है, 60,000 है। 60,000 कहां से आए, अमाउंट दिया है शेयर कैपिटल का 6 लाख, एक शेयर जो है 10 का, यानी कितने शेयर्स इशू किए होंगे, 60,000। तो 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2.50 शेयर। तो टोटल कितने आए हो, 1,50,000। नंबर 2 दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे, द इश्यू ऑफ 90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड इन नागपुर कंपनी लिमिटेड। नागपुर कंपनी के जो है वो 90,000 शेयर इश्यू करने हैं, 90,000 शेयर देने हैं इनको, हैविंग द मार्केट वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर। इसलिए नंबर 2 कंडीशन ली, शेयर्स इन नागपुर कंपनी लिमिटेड, नागपुर कंपनी की शेयर्स इनको देने हैं टू शेयर होल्डर्स इन ग्रीन लिमिटेड। नागपुर कंपनी के शेयर्स देने हैं किसको, ग्रीन कंपनी के शेयर होल्डर्स को। कितने, 90,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ, एक शेयर की वैल्यू कितने दी है, 15 ईच, ₹15 ईच। तो वो आते हैं 13,50,000, 13,50,000। ये हुई दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन, 5% डिवेंचर ऑफ ग्रीन लिमिटेड आर टू बी पेड। जो बैलेंस शीट में दिख रहा है आपने को 5% डिवेंचर, उसके अगेंस्ट में क्या दे रहे हैं देख लो, 5% डिवेंचर्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड टू बी पेड 20% प्रीमियम बाय इशूइंग 6% डिवेंचर इन नागपुर कंपनी लिमिटेड। बैलेंस शीट में देख लो, जो 5% डिवेंचर है 1 लाख के, उसके बदले में जो है नागपुर कंपनी इनको दे रही है, क्या बोला है सेंटेंस में कि 5% डिवेंचर ऑफ ग्रीन कंपनी लिमिटेड आर टू बी पेड 20% प्रीमियम बाय इशूइंग 6% डिवेंचर। इसलिए तीसरी कंडीशन लिखेंगे 6% डिवेंचर इन नागपुर कंपनी लिमिटेड टू 5% डिवेंचर होल्डर्स टू ग्रीन लिमिटेड एट 20% प्रीमियम। इसलिए ब्रैकेट में लिखा हमने 1 लाख जो अमाउंट दिया था इसमें, अब 1 लाख पर 20% प्रीमियम यानी 20,000। तो टोटल कितने दे रहे हैं अपन, 1,20,000। यानी सीधी सीधी बात है, 1 लाख डिवेंचर के बदले में 1,20,000 डिवेंचर हम उनको दे रहे हैं। तो ये हो गया टोटल पेमेंट। तो टोटल पेमेंट कितना हो गया, 16,20,000, जिसको बोलेंगे टोटल परचेस कंसिडरेशन। अब कितना मोड ऑफ पेमेंट कितना देना है अपने को, 16,20,000 देना है। यानी नागपुर कंपनी ग्रीन कंपनी को कितने देंगी, 16,20,000 देंगी। जैसे जैसे कंडीशंस थे वैसे वैसे कंडीशंस हमने लिखे। तो टोटल परचेस कंसिडरेशन कितना आया, 16,20,000। अगर आप कंपेयर करें यहाँ पर तो नेट असेट की वैल्यू अपने कंपनी की, मतलब जो वैल्यू है नेट असेट वो कितनी आ रही है, 14,12,200। और परचेस कंसिडरेशन कितना मिल रहा है, 16,20,000। मतलब परचेस कंसिडरेशन ज्यादा मिल रहा, परचेस कंसिडरेशन नेट असेट से ज्यादा मिल रहा।
यानी बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है गुडविल। काहे के ज्यादा दे रहे हैं, गुडविल के, इसलिए हमने क्या लिखा, देयरफॉर परचेस कंसिडरेशन इज हायर देन नेट असेट। जो दिख रहा है उसी को सेंटेंस में लिखा, परचेस कंसिडरेशन इज हायर, परचेस कंसिडरेशन हायर है, कितना है 16,20,000, नेट असेट कितनी है 14,34,000, इसलिए लिखा परचेस कंसिडरेशन इज हायर देन नेट असेट। देयरफॉर तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही फार्मूला, गुडविल इक्वल टू परचेस कंसिडरेशन माइनस नेट असेट। तो परचेस कंसिडरेशन कितना है 16,20,000, नेट असेट कितनी है 14,12,200, 14,12,200 नेट असेट है, माइनस करके आए 2,07,800। यहां पर लाइन में रखना, ये नेट असेट है, ये नेट असेट है और ये परचेस कंसिडरेशन है। हमने फार्मूला लिखा गुडविल इक्वल टू परचेस कंसिडरेशन। अब परचेस कंसिडरेशन कितना है 16,20,000 माइनस नेट असेट, नेट असेट कितनी है 14,12,200, कितना बचता है 2,07,800। इसको क्या लिखे, गुडविल, मतलब अपने वो बिजनेस की गुडविल कितनी थी 2,07,800। ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन किया हमने, ये कैलकुलेशन में से अपने को जो है नेट असेट की वैल्यू मिली, मोड ऑफ पेमेंट की वैल्यू मिली, मतलब परचेस कंसिडरेशन मिला और गुडविल मिली। अब जर्नल एंट्रीज करेंगे, पहले जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड। और ग्रीन लिमिटेड कौन सी कंपनी है, ग्रीन लिमिटेड वेंडर कंपनी है, ये ध्यान में रखना है। तो जैसे जर्नल एंट्रीज अपन पहले करते थे उसी प्रकार से जर्नल एंट्रीज करना है वेंडर कंपनी की। इसमें पहली एंट्री जो है वो असेट ट्रांसफर, दूसरी एंट्री जो है वो लायबिलिटीज ट्रांसफर, तीसरी एंट्री जो है वो परचेस कंसिडरेशन ड्यू और चौथी एंट्री जो है वो परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड। इसी प्रकार से जर्नल एंट्री करेंगे। इसलिए पहली एंट्री डेट नहीं है, इसलिए डेट की इसमें सीरियल नंबर, पहले कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। पहली एंट्री, पहली जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। तो असेट्स अकाउंट में सभी जो जैसा है वैसा, टू गुडविल अकाउंट, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट जैसा बैलेंस शीट में दिया हुआ है असेट, टू स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट और टू कैश अकाउंट, सभी असेट कहां ट्रांसफर किए, रियलाइजेशन में। क्या लिखा, बीइंग असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ गुडविल का वैल्यू पूरा नहीं आएगा जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, सभी असेट ट्रांसफर कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट को। उसके बाद में लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटीज ट्रांसफर करते वक्त ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज लेना है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज में भी डिबेंचर उनको नए इश्यू किए हैं, इसलिए डिबेंचर छोड़ के तो बचता क्या है, सिर्फ क्रेडिटर्स। इसलिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी पहली एंट्री एसेट ट्रांसफर, दूसरी एंट्री लायबिलिटीज ट्रांसफर, तीसरी एंट्री क्या आएंगी, परचेस कंसिडरेशन ड्यू। तो क्या करेंगे, परचेस कंसिडरेशन ड्यू की एंट्री नागपुर कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और परचेस कंसिडरेशन कितना ड्यू है 16,20,000, 16,20,000। एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, बीइंग पीसी परचेस कंसिडरेशन ड्यू फ्रॉम नागपुर कंपनी लिमिटेड। सेम एंट्री ध्यान में रखना है, असेट ट्रांसफर, लायबिलिटीज ट्रांसफर, परचेस कंसिडरेशन ड्यू, उसके बाद में परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड। अब परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड जैसा परचेस कंसिडरेशन मिला है उसी प्रकार से लिखना है। कैसा मिला है परचेस कंसिडरेशन, पहला बैंक अकाउंट वो कितने मिले 1,50,000, ये पहला 1,50,000 जो मिले वो। उसके बाद में शेयर्स मिले, इसलिए शेयर्स इन नागपुर कंपनी लिमिटेड, शेयर्स किसके मिले, नागपुर कंपनी लिमिटेड, शेयर्स इन नागपुर कंपनी लिमिटेड वो कितने मिले 13,50,000, 13,50,000। और उसके बाद में जो है वो 6% डिवेंचर मिले, यानी 5% डिवेंचर के बदले 6% डिवेंचर, तो 6% डिवेंचर इन नागपुर कंपनी लिमिटेड। और उसकी वैल्यू कितनी थी 1,20,000, 1,20,000। टोटल कितने मिले 16,20,000 बीइंग पीसी रिसीव्ड फ्रॉम नागपुर कंपनी लिमिटेड।
बीइंग परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम नागपुर कंपनी लिमिटेड कितना मिला 16,20,000। यानी जर्नल एंट्री करते वक्त तो ध्यान में ही लेना है कि पहली जो 3-4 या 5-6 एंट्री जो है लगभग उसी प्रकार से होंगी। तो जर्नल एंट्री करते वक्त क्या ध्यान में रखना है, पहली एंट्री जो है असेट ट्रांसफर, दूसरी एंट्री जो है वो लायबिलिटीज ट्रांसफर करते वक्त उनकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तीसरी एंट्री परचेस कंसिडरेशन ड्यू और चौथी एंट्री परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड। यानी क्या क्या किया हमने पहले, सबसे पहले जो है वो कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन किए। परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेट करते वक्त सबसे पहले हमने क्या लिखे, असेट टेकन ओवर। जैसा जैसा प्रॉब्लम में बोला है उसी प्रकार के असेट की वैल्यू लिए, असेट टेकन ओवर। जिस प्रकार बोला है वैसे लायबिलिटीज लिए, लायबिलिटीज में ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज। उसके बाद में हमको क्या मिला था, नेट असेट मिली। अब मोड ऑफ पेमेंट हमने लिखा, जैसा जैसा बोला था वैसे मोड ऑफ पेमेंट हमने लिखा। तो पहला था उसमें कैश पेमेंट, वो आया 1,50,000। उसके बाद में इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स वो आया 13,50,000। और तीसरा था इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, वो था 1,20,000। इस पर से हमको क्या मिला, टोटल परचेस कंसिडरेशन। अब यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है कि अपनी बिजनेस की नेट एसेट अगर 14,12,200 है और अपने को परचेस कंसिडरेशन उससे ज्यादा मिल रहा है, मतलब वो ज्यादा जो मिल रहे हैं वो वैल्यू को क्या कहेंगे, उसको गुडविल कहेंगे। लेकिन फार्मूला लिखते वक्त उसका फार्मूला क्या आएगा, गुडविल इक्वल टू परचेस कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट। परचेस कंसिडरेशन था 16,20,000 माइनस नेट एसेट 14,12,200, तो गुडविल निकली है 2,07,800। तो यहाँ की जो है ये प्रॉब्लम की कम से कम इतनी आपको प्रैक्टिस करना है। और जो है नेक्स्ट एंट्री करके देखना है, सिर्फ हम प्रॉब्लम में नेक्स्ट एंट्री देखेंगे ही, लेकिन बाकी भी एंट्री उसी प्रकार से है, इसलिए करके देखना है। अगर नहीं आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।